विष्णुपुरा गांव में रमेश अपनी पत्नी मालती के साथ रहा करता था। रमेश के गांव में फलों की दुकान थी। वो शहर से फल खरीद कर लाता था और अपनी दुकान पर रखकर बेचता था। इसी तरह उसके घर का खर्च चला करता था। एक बार की बात है, गांव में बहुत तेज बारिश होती है। ये बारिश लगातार 3 दिनों तक चलती रहती है। विष्णु शहर से जो फल बेचने के लिए लाया था, वो फल रखे रखे खराब हो जाते हैं। अब विष्णु के पास और पैसे नहीं थे जिससे कि वो फल लाकर बेच सकता। विष्णु की पत्नी कहती है, अजी, ऐसे कैसे काम चलेगा? किसी तरह से फल लाकर बेचना ही होगा, वरना हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? हाँ, वही तो समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे और हमारे सारे फल भी खराब हो गए। आप ऐसा कीजिए कि सेठ संपत लाल जी के यहाँ चले जाइए और उनसे कुछ पैसे उधार ले आइए और उन्हीं पैसों से फल ले आइए। हाँ मालती, बात तो तुम ठीक कहती हो, लेकिन सेठ संपत लाल बहुत ब्याज लेता है। लेता तो है, पर अब हम क्या कर सकते हैं? कोई और तरीका भी तो नहीं है हमारे पास। अब विष्णु सेठ संपत लाल के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, वो मैं आपके पास एक जरूरी काम से आया था। हाँ विष्णु, बताओ क्या काम है तुम्हें? सेठ जी, लगातार 3 दिनों से बारिश होने के कारण मेरे सारे फल खराब हो गए हैं और मेरे पास नए फल लाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो मैं कह रहा था कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। हाँ विष्णु, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन 20% ब्याज लूंगा। इतना ज्यादा ब्याज? ये तो बहुत ज्यादा है। सोच लो विष्णु, मैं तो 20% ही लेता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो पैसे ले जाओ, वरना रहने दो। तो ठीक है सेठ जी, आप मुझे 4000 रुपए दे दीजिए। विष्णु पैसे लेकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। कोई बात नहीं है जी, आप दुकान लगाएंगे तो पैसे भी आएंगे। उन पैसों से हम अपना खर्चा कम करके पहले सेठ जी का उधार उतार देंगे। मैं आपकी तैयारी कर देती हूँ, आप शहर चले जाइए और फल ले आइए बेचने के लिए। अब मालती अपने पति के लिए कुछ रोटियां बांध देती है और विष्णु शहर की तरफ चल पड़ता है। विष्णु शहर जा रहा था, तभी रास्ते में घना जंगल पड़ता है। विष्णु काफी थक गया था। उसने सोचा, ये पेड़ अच्छा है, इसके नीचे बैठकर रोटियां भी खा लेता हूँ और थोड़ा आराम भी कर लेता हूँ। और यही सोचकर विष्णु वहां बैठकर खाना खाता है और आराम करता है। विष्णु लेटा हुआ था और उसकी आंख लग गई। इधर विष्णु सोया हुआ था कि तभी 2 चोर जो उसी रास्ते से गुजर रहे थे, विष्णु को देखकर रुक गए। अरे भाई, इसके झोले में कुछ ना कुछ जरूर होगा। अरे ये तो देखने से ही गरीब लग रहा है, इसके पास कुछ नहीं होगा। अरे एक बार देख तो लेने दो, हो सकता है कि कुछ निकल जाए। और फिर इस तरह एक चोर जाकर उसका झोला चेक करता है तो उसे झोले में पैसे मिलते हैं। वो दोनों ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर उन पैसों को लेकर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब विष्णु की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका झोला बिखरा हुआ पड़ा था। जब विष्णु ने उसमें हाथ डाला तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसमें उसके 4000 रुपए नहीं थे। अब मैं क्या करूं? बड़ी मुश्किल से तो मैं सेठ जी से वो 4000 रुपए मांग कर लाया था और ऊपर से उसका ब्याज भी देना था। अगर मैं सेठ जी का ब्याज नहीं दूंगा तो ब्याज बढ़ता ही जाएगा, और अगर मैं फल लाकर नहीं बेचूंगा तो आखिर सेठ जी के पैसे कैसे चुकाऊंगा? अब मैं घर क्या मुंह लेकर जाऊं? नहीं, मैं ऐसे घर वापस नहीं जा सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करता हूँ, जंगल में थोड़ा अंदर जाता हूँ। घने जंगलों में जरूर फल के पेड़ होंगे। अगर मुझे कुछ फल मिल जाएं तो मैं उन्हें ही ले जाकर बेच दूंगा। यही सोचकर विष्णु जंगलों के अंदर चला जाता है। हालांकि वो जानता था कि घने जंगलों में खतरा हो सकता है, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। काफी देर चलने के बाद विष्णु को एक नारियल का पेड़ नजर आता है, जिसमें बहुत सारे नारियल फले हुए थे। विष्णु उस पेड़ को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, इतना बड़ा नारियल का पेड़, इसमें तो बहुत सारे नारियल हैं।
अगर मैं इन नारियलों को तोड़ लूं और अपने साथ ले जाऊं तो इन्हें बेचकर मैं अच्छे पैसे कमा सकता हूं। यही सोचकर विष्णु आगे बढ़ता है। वो नारियल के पेड़ पर चढ़ जाता है और जैसे ही वो नारियल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो उसके हाथ नारियल से चिपक जाते हैं। अरे ये क्या? मेरा हाथ नारियल से क्यों चिपक गया? अब मैं क्या करूं? मैं अपने हाथ को कैसे छुड़ाऊं? विष्णु अपना दूसरा हाथ नारियल पर लगाता है और उसका दूसरा हाथ भी नारियल से चिपक जाता है। बहुत कोशिशों के बाद भी विष्णु अपने दोनों हाथ उस नारियल से नहीं छुड़ा पाता। तभी वहां पर एक परी प्रकट होती है और कहती है, ये नारियल का पेड़ मेरा है। जब तक मैं आदेश ना दूं, इस पेड़ से कोई भी नारियल नहीं तोड़ सकता। हे सुंदर परी, मुझे पता नहीं था कि ये नारियल का पेड़ आपका है और मुझे आपके आदेश की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे पता होता तो मैं निश्चित ही आपसे पूछ लिया होता। ठीक है, तुम बताओ कि तुम्हें इस नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? विष्णु ने उस परी को सारी कहानी सुना दी। इस पर परी बोली, विष्णु, तुम्हें इन नारियलों की क्या जरूरत है? ये 1000 सोने के सिक्के हैं। अब तुम ये तय कर लो कि तुम्हें नारियल चाहिए या सोने के सिक्के। दोनों में से तुम्हें कोई एक ही चीज मिलेगी। विष्णु विष्णु मन ही मन सोचता है, ये परी मुझे नारियल के बजाय सोने के सिक्कों का लालच क्यों दे रही है? कहीं इसके पीछे कोई राज तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे सोने के सिक्के नहीं चाहिए, मैं तो बस नारियल लूंगा। ऐसा सोचकर विष्णु परी से बोला, नहीं परी जी, मुझे सोने के सिक्के नहीं चाहिए। मुझे तो मेरे जीवनचर्या चलाने के लिए बस आप नारियल दे दीजिए, मैं उसी में संतुष्ट हो जाऊंगा। विष्णु, तुम लालची नहीं हो। अगर तुम सोने के सिक्के मांगते तो तुम्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। यही इस जादुई नारियल के पेड़ का रहस्य है। पर तुमने लालच नहीं किया। तुम्हें जितने नारियल की जरूरत है उतने तोड़ लो। ये नारियल जादुई है विष्णु, तुम इन्हें जितना भी बेचोगे ये खत्म नहीं होंगे। विष्णु परी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने 5 नारियल तोड़े और अपने झोले में भरकर अपने घर लौट आया। विष्णु ने अपनी पत्नी को सारी कहानी बता दी। मालती ये सुनकर बहुत खुश हुई। अगले दिन विष्णु ने नारियल की दुकान लगाई। विष्णु नारियल बेचता और बिके हुए नारियलों की जगह नए नारियल आ जाते। इसी तरह विष्णु के नारियल खत्म ही नहीं होते थे और वो नारियल स्वादिष्ट होने के साथ साथ जादुई भी थे। जो उन नारियलों को खाता उसे कोई भी बीमारी होती तो वो ठीक हो जाती थी। जल्दी ही विष्णु के नारियल की दुकान दूर दूर तक मशहूर हो गई। लोग विष्णु की दुकान पर दूर दूर से नारियल खाने आने लगे। विष्णु ने अब संपत सेठ का पैसा भी लौटा दिया था। विष्णु की प्रशंसा के किस्से संपत सेठ तक भी पहुँचे। संपत सेठ ने अपने मन में सोचा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये विष्णु के नारियल इतने अलग क्यों हैं और ये नारियल पानी बेचकर इतना अमीर कैसे हो गया। कुछ तो राज है, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। और यही सोचकर संपत ने अपने नौकर को विष्णु पर निगरानी रखने के लिए कहा। संपत का नौकर अब हर दम विष्णु पर निगरानी रखने लगा और फिर सारी जानकारी इकट्ठा करके वो सेठ जी के पास आया और बोला, सेठ जी, जरूर वो नारियल जादुई है। मैंने देखा है विष्णु नारियल बेचता जाता है परंतु वो नारियल खत्म नहीं होते। अब संपत लाल अपने 2 आदमियों को भेजकर विष्णु और उसकी पत्नी मालती को अगवा कर लेता है और गांव के बाहर एक पुराने घर में रखता है। फिर संपत लाल उनसे मिलने पहुंचता है और पूछता है, सच बताओ विष्णु कि तुम्हें ये नारियल कहाँ से मिले। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम भूख प्यास से तड़प कर यहीं मर जाओगे। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा जुल्म मत कीजिए, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। फिर मालती सेठ संपत लाल को जादुई नारियल के पेड़ की कहानी सुना देती है। संपत लाल उन दोनों को आजाद कर देता है और अपने एक नौकर को लेकर उस जादुई नारियल के पेड़ की तरफ चल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद वो उस पेड़ के पास पहुँच जाता है। संपत लाल इतने बड़े नारियल के पेड़ को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर संपत लाल ने अपने नौकर से कहा,
ऐसा कर, तू नारियल के पेड़ पर चढ़ जा और नारियल तोड़कर मुझे दे, मैं इसे अपने झोले में भर लेता हूँ। नौकर नारियल के पेड़ पर चढ़ जाता है और वो नारियल तोड़कर सेठ जी को देता है। जैसे ही सेठ जी ने उस नारियल को हाथ लगाया, उनके दोनों हाथ नारियल से चिपक जाते हैं। अरे ये क्या, मेरे दोनों हाथ तो नारियल से चिपक गए हैं। सेठ जी का नौकर और सेठ जी दोनों मिलकर बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने हाथों को नारियल से नहीं छुड़ा पाते। तभी वहाँ परी आ जाती है और कहती है, ये नारियल का पेड़ मेरा है और मेरी मर्जी के बिना यहाँ से कोई भी नारियल नहीं ले जा सकता। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं आपसे पूछ के नारियल तोड़ता। कृपया मुझे नारियल ले जाने की परमिशन दे। हाँ जरूर, परंतु तुम्हें ये नारियल क्यों चाहिए? संपतलाल बहुत लालची था। उसे पता ही नहीं था कि नारियल को ले जाने की क्या वजह बताना चाहिए। इसीलिए संपतलाल बोला, वो आपके पेड़ के नारियल बहुत स्वादिष्ट हैं और मेरी पत्नी को इसे खाना है, इसीलिए मैं इसे ले जाना चाहता हूँ। परी समझ गई कि संपतलाल के पास नारियल ले जाने की कोई वजह नहीं है। तब परी बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नारियल के बदले ये सोने के सिक्कों से भरा लोटा दे सकती हूँ। तुम दोनों में से कोई एक चीज चुन लो। संपतलाल ने जैसे ही सोने से भरा लोटा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो जल्दी से बोला, आप ये जादुई नारियल रहने दो और ये लोटा मुझे दे दो। परी ने सोने के सिक्कों से भरा हुआ लोटा संपतलाल को दे दिया। जैसे ही संपतलाल ने सोने के सिक्कों से भरा लोटा लिया, वो अंधा हो गया। अरे ये क्या, मेरी आंखें, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। संपतलाल, तुम लालची हो, इसीलिए तुमने सोने के सिक्कों को चुना। अब तुम्हारी आंखें हमेशा हमेशा के लिए चली गई हैं। तुम ये सोने के सिक्के ले जा सकते हो, परंतु अब तुम्हारी आंखें तुम्हें कभी भी वापस नहीं मिलेंगी। परी इतना कहकर गायब हो जाती है। संपतलाल अपने नौकर के साथ सोने के सिक्कों को लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अगले दिन जब सुबह संपतलाल सोकर उठा तो उसकी पत्नी ने उसे बताया कि जादुई लोटे के सारे सिक्के राख बन चुके थे। इस तरह संपतलाल के हाथ कुछ नहीं आता और उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। संपतलाल को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है, परंतु अब देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ विष्णु अपने नारियल को बेचकर अमीर हो जाता है और अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारता है।